नर्स बोलते हैं ना, रात को नींद नहीं आना किसी रीज़न की वजह से, कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है क्या आपके साथ? बिल्कुल हुआ है, लेकिन इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा मैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हाय एवरीवन, वेलकम टू JR टॉक्स यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। फ्रेंड्स, फाइनली जो चीज़ हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम हमारे अपने यूट्यूब चैनल JR टॉक्स के ऊपर बहुत जल्द एक पॉडकास्ट का सीजन यानी इंटरव्यू सेशन का स्टार्ट करने वाले हैं, तो फाइनली वो सीरीज और एक बेहतरीन वीडियो आपके सामने हम फिर से लेकर आ गए हैं। तो जो प्रॉमिस मैंने किया था कि हमारा JR टॉक्स जो यूट्यूब चैनल है, इसको हम लोग बहुत अलग कैटेगरीज और बहुत अलग अलग स्पेशल वीडियोस हम लाएंगे, तो आज हम ऐसे ही एक स्पेशल इंसान के साथ एक पॉडकास्ट शूट करने जा रहे हैं, और वो जो स्पेशल इंसान है उनका नाम है नौशाद मंसूरी। तो सबसे पहले वेलकम नौशाद, हमारे चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ कि जो नौशाद है, ठीक है, वैसे आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, यहाँ तक आए हो तो टाइटल तो पढ़ा होगा। नौशाद जो है ये एक्चुअल में बहुत पुराना मेरा स्टूडेंट रह चुका है। जब ये 11th स्टैंडर्ड में था तब इसको मैंने एक ट्यूशन पढ़ाया था ऑफलाइन, जो कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया था? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी मैंने पढ़ाया था। आप बिलीव नहीं करोगे, जैसा कि आप जानते हो कि मेरा एक्चुअल में बायोलॉजी से थोड़ा कम नाता है, क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ। तो एक इंजीनियर का बायोलॉजी से वैसे कम नाता होता है, लेकिन आप जानते होगे कि हम हमारे जो मेन चैनल है JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर, इसके ऊपर बायोलॉजी ही पढ़ाता हूँ। लेकिन ये सब बातें कभी और करेंगे। आज स्पेशली ये इंटरव्यू लेने का, ये जो पॉडकास्ट जो है दोस्तों, इसको लेने का जो रीज़न है वो क्या है? वो ये है कि एक मुंबई यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट टॉपर, पूरे मुंबई यूनिवर्सिटी में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कोई इंसान अगर 700-800 बच्चे में से अगर फर्स्ट रैंक ला रहा है, गोल्ड मेडल ला रहा है, मतलब कुछ तो खास बात रहेगी उस बंदे के अंदर। और वही बात ना आज अंदर से निकालेंगे, ताकि यार आप में से भी कई सारे बच्चे ये जो वैल्यूएबल चीज़ें आज ये प्रोवाइड जो करने वाले ना, वो आप लोग को मिल सके, और आप लोग भी कुछ मोटिवेशन, कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ से सीखो और आगे जाके अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो। ठीक है नौशाद, तो आप रेडी हो? बिल्कुल सर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं देखो, आज जो पॉडकास्ट हमारा होने वाला है बहुत रॉ रखने वाले हैं, यानी कि कोई भी एडिटिंग वगैरह हम जल्दी नहीं करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम ना बारी बारी से लाएंगे एक एक चीज़ें, इनकी लाइफ, पहले की लाइफ, पर्सनल लाइफ हो गई, ये सभी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नौशाद देखो, सबसे पहले क्या होता है ना कि हमारे जो बच्चे हैं, सबसे पहले JR टॉक्स के जो बच्चे हैं हमारे, वो नॉर्मली कुछ बच्चे ऐसे जो छोटे बच्चे हैं, 8th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 9th के, 10th के, 11th 12th के भी बच्चे हैं। यानी कि ये बच्चे जो है बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हैं, हमारे चैनल पर आके रेगुलर पढ़ाई करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से अपना कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करते हैं। लेकिन आज आपके साथ जो हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, या फिर पॉडकास्ट जिसको मैं बोल सकता हूँ, ये करने का रीज़न ये है कि आज मैं आपसे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज इनको मैं देना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बोलते हैं ना कि खुद की तारीफ खुद ही करना, वो वाला एग्जांपल अगर मैं बात करूं, तो आज मैं नौशाद आपसे सबसे पहले यही सवाल पूछूंगा कि मैं क्या बताऊं आपके बारे में, आप खुद ही अपने बारे में बताओ, इंट्रोडक्शन दीजिए, और साथ ही में आपके क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं स्टार्टिंग से लेके अब तक, वो जरूर से हमारे ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए। बिल्कुल। सो हेलो एवरीवन, मैं नौशाद। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इंजीनियरिंग में टॉप करना बहुत बड़ी बात तो नहीं है, बस आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं मेरे स्कूल के साथ। मैंने मेरा स्कूलिंग दैट इज 10th स्टैंडर्ड मैंने कंप्लीट किया था SG वर्तक विद्यालय बोईसर से, जहाँ पर मैंने 90% स्कोर किया था। ये स्कोर के साथ मेरा सेकेंड रैंक था। अब उसी के साथ मैंने जब 11th-12th में एडमिशन लिया, तो मेरा स्कोर इतना अच्छा नहीं था, फिर भी मुझे 3rd रैंक वहाँ पर मिल गया था। और फीस, मेरी गवर्नमेंट कॉलेज थी, तो फीस भी मेरी ज़्यादा नहीं थी। मैंने हार्डली 750 रुपीज़ में मेरा 11th-12th हो गया। उसमें भी जब मेरा 3rd रैंक आया था 12th स्टैंडर्ड में, तो वहाँ से मुझे 2400 रुपये स्कूल से वापस मिल गए थे। और बात करूँ 10th स्टैंडर्ड के टाइम पे, तो मुझे ना एक न्यूज़पेपर की तरफ से 1.5 लाख रुपये की स्कॉलरशिप तरीके की एक चीज़ मिल गई थी। तो अब मैंने वो स्कॉलरशिप का इस्तेमाल मैंने ट्यूशन और कॉलेजेस की फ़ीस भरने में इस्तेमाल कर लिया था। नेक्स्ट, जब मैंने एडमिशन लिया इंजीनियरिंग में, तो स्टार्टिंग का जो फेस था मुझे बहुत डरा दिया था, क्योंकि इतना हार्ड सब्जेक्ट लग रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाद में समझ में आया कि ये मैटर नहीं होता कि सब्जेक्ट कितना हार्ड है, ये डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो फर्स्ट ईयर में मेरा रैंक 2nd था। उसके बाद हमारे 8 सेमेस्टर होते थे, हर सेमेस्टर में मेरा स्कोर अच्छा ही था। मुझे फर्स्ट ईयर में बस 9.33 और 9.37 का स्कोर था। सेकेंड ईयर से मेरा स्कोर पूरा का पूरा 10 पॉइंटर, 10 आउट ऑफ 10 पॉइंटर्स है, क्योंकि इंजीनियरिंग में परसेंटेज पे नहीं होता, वो पॉइंटर्स का खेल होता है, तो आपको पॉइंटर्स में स्कोर करना पड़ता है। तो उसी के साथ जब मेरी इंजीनियरिंग मैंने पास आउट की, तो मुझे 9.83 एवरेज CGPA मिला था 8 सेमेस्टर का। और इसी के साथ मैंने ना मुंबई यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक स्कोर किया था। बस यही था मेरे बारे में। तो देखो यार, मतलब उम्मीद करता हूँ यार आपको सुन के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा नौशाद की जो जर्नी है। मतलब आप देख सकते हो कि 10th में 2nd रैंक निकालना, बराबर, एम आई राइट?
11 ट्वेल्थ में थर्ड रैंक निकालना, और इंजीनियरिंग में जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इन्होंने की है पूरे मुंबई यूनिवर्सिटी में, सोचो पूरे मुंबई यूनिवर्सिटी में कितने कॉलेजेस होंगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के, और वो सभी कॉलेजेस में से पहला रैंक यानी गोल्ड मेडल निकालना, तो यार बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मुझे ये भी खुशी सबसे ज़्यादा इसलिए भी होती है कि कभी नौशाद मेरा स्टूडेंट था, मतलब मैंने इसको बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग वगैरह तो नहीं पढ़ाया, ठीक है, ऐसा मौका मिला नहीं, लेकिन मैंने यार मतलब बायोलॉजी तो पढ़ाया कम से कम, तो मुझे ये खुशी होती है कि नौशाद जैसे काबिल बच्चे एक टाइम पे मेरे स्टूडेंट थे, और ये इस वजह से मुझे काफ़ी अच्छा प्राउड महसूस होता है। तो नौशाद मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने टॉप किया वगैरह, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए, तो मतलब आपका रिएक्शन क्या होता था? मतलब ऐसा लगता था कि यार बहुत अच्छा अचीव कर लिया, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, नहीं इतने पे रुकना नहीं है, तो क्या मतलब आप क्या बोलना चाहोगे इस बारे में? जब मेरा पहली बार 9.33 स्कोर आया था तब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि मेरे भाई ने भी, मतलब मेरा भाई भी इंजीनियर ही है, तो उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मेरे स्कूल में जो मेरी इंजीनियरिंग में जो फ़ीस थी, वो भी मेरा सीट भी मेरा TFWS था, तो मेरी फ़ीस भी ज़्यादा नहीं थी। भाई का 78,000 के करीब में फ़ीस था, और मेरा 18,000 में ही एकेडमिक निकल जाता था एक ईयर का। तो भाई ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था उस टाइम पे। तो इसी तरीके से मैं जब पहली बार 9.33 का जब मेरा CGPA आया तो मुझे बहुत खुशी हुई। बाद में जब मैंने एक बार स्कोर करना चालू किया तो सब नॉर्मल लगने लगा, क्योंकि स्कोर करना मुझे लग रहा था कि इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक कंसिस्टेंसी रखनी है, आपको रेगुलरली पढ़ाई करना है। अपने काम से छुट्टी पाकर, जैसे कि आप स्कूल से घर गए, कॉलेज से घर गए, घर जाने के बाद आपको फ्री टाइम ज़रूर मिलता होगा, मोबाइल पर ना बैठते हुए बस 1 से 2 घंटा आप रेगुलरली भी देंगे तो अभी आप स्कोर कर सकते हैं। तो इतना मुश्किल नहीं हुआ स्कोर करने में, बस यही है। तो बहुत ही मतलब आपको रीज़न तो पता चल गए होंगे, एंड बहुत सारी चीज़ें थी इसके पीछे की। देखो क्या होता है कि हर एक के लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी भी होती है तो कुछ चीज़ें बुरी भी होती है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर कभी और आएंगे, आप बात करेंगे। देखो आज का वो पॉडकास्ट है ना, वो लंबा होने वाला है, आज बहुत सारी बातें हम लोग यहाँ से आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो नौशाद मेरा एक और सवाल है, मतलब पर्सनल में अगर आप मुझसे ही बात करो तो ज़्यादा बेटर है। तो पर्सनल में ये सवाल है कि इंजीनियरिंग आपने सिलेक्ट किया, बराबर, आप एक इंजीनियर हो। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, वो लोग, मैं बहुत सारे मतलब सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूँ लोगों को, कुछ लोगों को देखता हूँ, बहुत लोग जो है ना इंजीनियर्स का मजाक उड़ाते हैं, बराबर, आपने भी देखा होगा। तो मेरा ये कहना है आपसे कि मतलब वो टाइम पे भी सिचुएशन ऐसा चल रहा था कि लोग बोलते हैं यार ये तो इंजीनियर है, ये तो इंजीनियर है, लेकिन मतलब आपने क्यों लिया इंजीनियरिंग? आपने ऐसा क्या सोचा कि आप इंजीनियरिंग किया? और ऐसा मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक इंजीनियर हूँ, और मैंने भी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किया, और आपने भी सेम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किया है। मैं भी टॉपर था, सेकंड रैंकर, आप लेकिन फर्स्ट रैंकर है, ठीक है ना, आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, ठीक है। तो पूछना बनता है यार क्या रीज़न था? तो ये शायद आपके मन में भी होगा कि करियर को कैसे चूज करें, तो वो शायद बेहतर बता सकेंगे नौशाद, ठीक है, तो आप मुझे बताओ। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरा कोई इरादा नहीं था इंजीनियरिंग करने का। मेरा इरादा था कि मैं BSc करूं और उसके बाद मैं टीचर की जॉब करूं, ऐसा। तो फिर क्या हुआ कि मेरे भाई ने मुझे सजेस्ट किया तो एक बार अप्लाई कर, तू कर सकता है। और मैंने जहाँ पे मैं ट्यूशन जाता था 12th स्टैंडर्ड में, उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। उन्होंने बोला कि तुम जैसे लोग अगर BSc करेंगे तो मैं मेरी जॉब छोड़ दूंगा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, उन्होंने ऐसा बोला। तो वहाँ से हम लोग मोटिवेट हुए, मैं और मेरा फ्रेंड, और हम लोग ने इंजीनियरिंग के लिए चूज़ किया। और भाई ने मुझे ये भी बता दिया था कि इंजीनियरिंग में TFWS की सीट होती है, तो उसके लिए मैंने अप्लाई भी कर दिया और मेरी सीट भी लग गई। तो सेम फीस होने वाली थी, तो मैंने सोचा चलो इंजीनियरिंग करते हैं। और हम लोग का बचपन से ही ऐसे कि जो भी चीज़ हम लोग चूज़ करते हैं ना, हम लोग उसमें बेस्ट ही करते हैं। हमें एक ही चीज़ सिखाई गई थी कि जो जिस फील्ड में भी रहो उसमें टॉप पे रहो, तो ये चीज़ को हम लोग पकड़ के चल रहे हैं। तो अभी इस जो रिज़ल्ट है वो उसका ही नतीजा है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी ऐसी तरीके से मेहनत करें, ठीक है। तो चलो ये तो बात हो गई। अब एक और चीज़ मेरे मन में, अभी जब नौशाद आंसर दे रहे थे आप लोग को, ठीक है, मेरे मन में एक और ऐसे थॉट आया कि आपने स्कूल में भी 10th में अच्छे रैंक निकाले, लेकिन मतलब मैं जानना चाहूँगा, जैसे मतलब क्यूरियोसिटी सबके मन में होती है कि मतलब मैं भी जब छोटा था, जब मेरी भी स्कूल लाइफ थी, हो सकता है आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी स्कूल लाइफ अभी चल रही होगी, हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनकी कॉलेज लाइफ चल रही होगी। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी स्कूल लाइफ कैसी थी, और आपका जो 11th-12th जो कॉलेज लाइफ था, जो कि आपने MK कॉलेज से किया है, और वो कॉलेज से मैंने भी अपना 11th-12th किया था, तो वो थोड़ा कॉलेज बोलते हैं ना, उसका माहौल अलग है, उसके पीछे बैकग्राउंड में बीच है, ठीक है ना, समुंदर के पीछे लोग, दरिया किनारे लोग घूमने भी जाते हैं। तो एक चीज़ मैनेज कैसे किया आपने, मतलब 10th की स्कूल की लाइफ कैसी थी, 11th-12th की कैसी थी, फिर इंजीनियरिंग में आए तो क्या चेंजेस हुआ, मतलब ये सभी चीज़ आप बता सकते हो, डिस्क्राइब करो। बिल्कुल। तो मैं बता दूं कि 10th के पहले मैं एकदम एवरेज स्टूडेंट था। मेरा 9th में 77.86% था। इतना अच्छा स्कोर नहीं था, मैं क्लास में मस्ती करने वाला बच्चा था। यहाँ तक कि मैं प्रिंसिपल से भी मार खा चुका हूँ इतनी मस्ती थी। बट 10th में मेरा ऐसा सुधार आया, जब मेरा 10th का रिजल्ट आया तो मराठी वाली मैम थी हमारी, चौधरी मैम, उन्होंने भी क्या बोला कि नौशाद का स्कोर कैसे आ गया, क्योंकि मैं इतना मस्तीखोर था। उस टाइम पे वो रिटायर हो चुकी थी।
एक सर से उन्होंने कहा था कि इसका इतना स्कोर कैसे आ गया। तो इस तरीके से मेरा 10th का स्कोर रहा। 11th-12th में मैं MK जूनियर कॉलेज में था, जो चिंचिनी बीच के पास है। तो वहाँ पर बीच एकदम नज़दीक है, कॉलेज की विंडो से हम लोग को बीच दिखाई देता है। तो हम लोग बीच पे जाते थे मगर रिसेस में। बंक मारने का इरादा भी किया था लास्ट दिन, 12th स्टैंडर्ड के हमारा लास्ट दिन था, एग्ज़ाम के पहले वाला जिस दिन हमारा फेयरवेल था उसके एक दिन पहले हम लोग का फेयरवेल के एक दिन पहले मैंने प्लान किया कि आज बंक मारेंगे। उस दिन भी क्या हुआ, हमें हाफ डे दे दिया। मैंने सोचा था रिसेस के बाद बंक मारूंगा, तो वो भी सपना रह गया। तो ये सब मैंने चीज़ें इस तरीके से मैनेज की। और जब मैं इंजीनियरिंग में आया तो इंजीनियरिंग में मैं सुबह सुबह न्यूज़पेपर डालने जाता था। सुबह 6 बजे उठकर 6 से 8 न्यूज़पेपर डिलीवरी करता था घर पे जाकर सबके। और उसके बाद 9 बजे से मेरा कॉलेज स्टार्ट होता था। 9 बजे बस आती थी घर के पास, वहाँ से बस लेके हम लोग कॉलेज जाते थे। कॉलेज से आने के बाद शाम में आते आते 5:30 पौने 6 हो जाता था। 5:30 बजे आया, 15 मिनट का रेस्ट लेके नाश्ता करके मैं 6 से 8 बजे तक ट्यूशन पढ़ाने जाता था। कभी कभी 8:30 और 9 भी हो जाता था। उसके बाद घर पे आने के बाद 15-20 मिनट का रेस्ट और उसके बाद 1-1.5 घंटे की पढ़ाई, और रेगुलरली करता था, जिसकी वजह से स्कोर मेरा अच्छा रहा। और पढ़ने का तरीका इस तरीके से होता था कि जितना पढ़ा है उतना रेगुलरली करो। स्टार्टिंग में मैनेज नहीं हो पा रहा था क्योंकि कॉलेज की लाइफ हमारी 5 घंटे की होती थी, और यहाँ पर आने के बाद 8 घंटे की कॉलेज लाइफ हो गई। 11th-12th में 5 घंटे हो जाते थे, लेकिन यहाँ पर 8 घंटे में फिर सिर मेरा हेडेक होने लगा। धीरे धीरे करके फिर 1 साल के अंदर मुझे इस सब चीज़ों की आदत पड़ गई। तो उसके बाद फिर मेरा अच्छा स्कोर आ गया। ठीक है, ओके। तो देखो स्कोर कैसे आया, एंड पुरानी जो स्कूल लाइफ थी, कॉलेज लाइफ थी, वो कैसी थी, ये भी आपने बता दिया। अब मतलब देखो सबके लाइफ में जैसे आपने बोला कि अच्छे टाइम भी होते हैं, ख़राब टाइम भी होते हैं। तो चलो इसी बात पे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, लाइक फाइनेंशियल कंडीशन कैसा था, पापा क्या करते थे, पिताजी क्या करते थे, बाकी घर में कैसे कौन लोग हैं, तो थोड़ा बता सकते हो। मेरे घर में हम लोग 5 भाई हैं, मतलब 5 लोग हैं, 3 भाई हैं, बहन नहीं है। तो पापा मेरे जब से हम लोग पापा यहाँ पर आए हैं तब से उन्होंने न्यूज़पेपर का काम चालू किया था। और लॉकडाउन के पहले तक थोड़ा ठीक था। तो न्यूज़पेपर पापा के साथ मैं भी सुबह सुबह जाने लगा था। जब मैंने 10th पास आउट किया तो 10th के बाद छुट्टी हुई तो पापा के साथ मैं भी उनको हेल्प करने जाता था, और सुबह सुबह मैं भी उनके साथ न्यूज़पेपर डिलीवरी करता था रेगुलरली। तो ऐसे मैंने मैनेज रखा। संडे हम लोग जाते थे, मैं और मेरा भाई संडे हम दोनों जाते थे। उसके बाद फर्स्ट ईयर में और फर्स्ट ईयर से हम दोनों भाई रेगुलरली जाने लगे मॉर्निंग में, तो पापा को एक हेल्पिंग हैंड मिल जाता था। उसके बाद फिर पापा पहले से न्यूज़पेपर कर रहे, तो 3rd ईयर में कैसा हुआ कि लग गया लॉकडाउन 5th सेमेस्टर के बाद। तो लॉकडाउन के बाद क्या हुआ कि पूरा बिजनेस ख़राब हो गया, न्यूज़पेपर एकदम बिकना बंद हो गया। पापा जाना भी, क्योंकि लॉकडाउन लग गया तो कोई बाहर निकल भी नहीं रहा था, तो बिज़नेस वहीं पे ख़त्म हो गया, एकदम हाफ के भी हाफ हो गया। जहाँ पे 700-600 न्यूज़पेपर डेली का डिलीवरी था, अभी 250 के करीब में बच गया था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि सब खराब होने लगा। तो उस टाइम ऊपर वाले का जो करम बोल सकते हैं, हमें एक दुकान मिल गई। वहाँ पे पापा ने एक पान शॉप स्टार्ट किया। पान शॉप के बगल में एक डेयरी भी ले ली, तो हमारे पास 2 दुकानें हैं। तो वहाँ से घर अच्छा खासा चल रहा है। और उसी के साथ मैं भी कुछ काम कर रहा हूँ फ़िलहाल में, आगे करके आगे और कुछ डेवलपमेंट ज़रूरी है, तो उसके लिए भी मेहनत कर रहे हैं। और इसी तरीके से हमारा फैमिली बैकग्राउंड यही था। गुड यार, देखो सबके लाइफ में कुछ ना कुछ होते हैं, एंड काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपके फैमिली के बारे में जान के, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। लेकिन मैंने एक चीज़ आपसे शायद सुना अभी कि आप जब 10th आपने अच्छा रैंक लाया था, आपने 2nd रैंक लाया था, तो आपके पिताजी न्यूज़पेपर का कारोबार करते थे। तो मैंने सुना था कि इनको रैंक निकालने के लिए पर्सनली इनको कितना 1.5 लाख रुपीज़ प्राइज़ मिला था। ठीक है, तो ये इसके पीछे कहानी की क्या है? कैसे है कि अगर आप अच्छा स्कोर करते हो और आपका फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, तो ये बहुत सारे न्यूज़पेपर जैसे नवभारत टाइम्स हो गए, महाराष्ट्र टाइम्स हो गए, ये गरीब बच्चों के लिए एक हेल्पलाइन उन्होंने चलाया हुआ है, जहाँ पे लोगों को उन लोग हेल्प करते हैं। आपको अगर अच्छा स्कोर है और आपका फैमिली बैकग्राउंड वीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, आप उन पे उस नंबर पे कॉल करिएगा और वहाँ से वो आपको कांटेक्ट करते हैं कि कैसा है, और आपसे आकर मिलते हैं, पर्सनली आकर मिलते हैं। और उसके बाद लोगों ही द्वारा उस अकाउंट नंबर पे चेक भेजे जाते हैं और वो अमाउंट आपके हाथ में आते हैं। तो इसी तरीके से हमारे टाइम पे ना कुछ लोगों को, जब मैंने 10th पास आउट किया था, तो हमारे टाइम पे 10 लोगों को NBT की तरफ से कुछ अमाउंट मिले थे, तो जिसमें अमाउंट ज़्यादा भी थे। तो उस हिसाब से आपको मेहनत करें, जिसका परसेंटेज ज़्यादा होता है, मोस्टली लड़कियों को ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो लड़कियाँ जो भी देख रही होंगी ये वीडियो को, उनसे दरख्वास्त है, अगर आपका वीक बैकग्राउंड है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो।
ओके तो देखो मतलब जिनको आइडिया नहीं होगा, मतलब मुझे भी एक्चुअल में आइडिया नहीं था, आपने बताया तो मुझे ये चीज़ पहली बार पता चला है। तो अगर ऐसा चीज़ भी होता है कि रैंक निकालने से आपको थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प हो सकता है, तो डेफिनेटली ये सब चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहिए, मतलब बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो होपफुली हमारे वीडियो देखने के बाद शायद कुछ लोगों को पता चल गया होगा। थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करना भी जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि देखो किसी के पास कुछ नॉलेज होता है, किसी के पास कुछ इन्फॉर्मेशन होता है, तो शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को एक छोटा सा सवाल जो है वो दिमाग में मतलब क्लिक कर रहा है कि आप भी इंजीनियर हो, मैं भी इंजीनियर हूँ, तो एक इंजीनियर को एक सवाल यहाँ पे पूछना चाहता है कि यार आपकी इंजीनियरिंग लाइफ कैसी थी, मतलब उस टाइम पे कैसा आपने कॉलेज निकाला और आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किया है, क्योंकि मैंने भी वही किया हुआ है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो मतलब मैं समझ सकता हूँ कि किस माहौल में रहे होंगे। ठीक है, हमारा जो कॉलेज था थोड़ा माहौल, तो आपके लाइफ में सब चीज़ें कैसी हुई, बेटर हुई, अच्छी हुई, गुड हुई या फिर एवरेज हुई, कैसी हुई, तो वो आप बता सकते हो। कॉलेज इंजीनियरिंग लाइफ में मैंने कुछ इतना मज़ा नहीं किया, क्योंकि मैं मेरे पूरे शेड्यूल को मैंने बिज़ी रखा हुआ था। मैं सुबह से स्टार्ट करता था और मुझे रात हो जाती थी। स्कूल की जो फेस्ट होते थे मैं भी उसमें ज़्यादातर पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था, क्योंकि मुझे शाम में मोस्टली जो एनुअल डे वगैरह टाइप जो लास्ट डे होता है वो शाम में होता था, तो मैं रुक नहीं पाता था क्योंकि मुझे ट्यूशन लेने होते थे। तो इसके लिए मैंने बस सेकेंड ईयर में मैंने बस एक बार वो अटेम्प्ट किया था, उसके बाद थर्ड ईयर में तो लॉकडाउन लग गया था और बस यही था। तो मैंने इतना इन्जॉय नहीं किया इंजीनियरिंग में। हाँ, मैंने स्कूल लाइफ बहुत ज़्यादा इन्जॉय की थी बच्चों का, मेरे फ्रेंड लोग के साथ। आज भी हम दोस्त मिलते हैं तो वही सब बातें होती है। हाँ, तो वही चीज़ें याद रह जाती है। अच्छा, आपके लाइफ में कभी ऐसा भी हुआ रहेगा कि कभी कुछ टफ टाइम आ गया, चाहे वो पढ़ाई को लेके हो या फिर फाइनेंशियल चीज़ें हो, दोस्ती हो, रिलेशनशिप हो, मतलब हो सकता है ना, देखो हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ एक टफ टाइम जरूर आता है, मुझे ऐसा लगता है। मेरे लाइफ में भी बहुत सारे आए थे। तो आपके लाइफ में कभी ऐसा टफ टाइम आया, कभी ऐसा नाइटमेयर्स बोलते हैं ना, रात को नींद नहीं आना किसी रीज़न की वजह से, कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है क्या आपके साथ? बिल्कुल हुआ है, लेकिन इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा मैं। हाँ, तो बाकी चीज़ें अच्छी थी। अब कभी भी ऐसा सब होता था तो मेरे फ्रेंड्स थे, मेरा बेस्ट फ्रेंड था मेरे साथ पीछे खड़ा रहता था हमेशा, तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हुआ है इन चीज़ों में। और मेरे घर वाले भी हैं, घर वाले भी चेहरा देख के समझ जाते कुछ तो दिक्कत है, तो वो लोग भी प्यार से बात करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते थे। तो इतना ज़्यादा बोलते नहीं टफ टाइम तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स और फैमिली वही दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ बहुत हाँ जरूरी होता है, करेक्ट। हाँ, तो वही हम लोग को ज़िंदगी में हेल्प करते हैं, बस यही है और कुछ नहीं। चलो, टफ टाइम्स तो सबके पास होते हैं। अब वो एक पर्सनल वाला टफ टाइम था, लेकिन वो रिवील नहीं करना चाह रहे, तो कोई बात नहीं यार, हम भी कदर करेंगे इस चीज़ की। लेकिन ये सब चीज़ तो चलो हो गई, थोड़ी पर्सनल बातें भी हो गई, कॉलेज लाइफ की बात हो गई, स्कूल लाइफ की बात हो गई, इंजीनियरिंग की बात हो गई। अब हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, ठीक है, हमारे जो बच्चे जो ये प्लेटफॉर्म पे आते हैं ताकि उनको कुछ सीख सके, मोटिवेशन मिल सके, वो पढ़ाई के बारे में जान सके। तो देखो, आपके साथ आज इंटरव्यू पॉडकास्ट जो करने का हमारा मेन रीज़न है वो ये भी है कि हम हमारे बच्चों को थोड़ा गाइडेंस दे पाए कि अगर आप भी फ्यूचर में टॉपर बनना चाहते हो, एक मुंबई यूनिवर्सिटी टॉपर गोल्ड मेडलिस्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो आप भी इनके जैसा टॉप करना चाहते हो पूरे मुंबई यूनिवर्सिटी में, ना कि मतलब सिर्फ मुंबई यूनिवर्सिटी, हो सकता है आप जहाँ पे भी, जो भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, जो भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, अगर आप भी टॉप करना चाहते हो अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, तो क्या ऐसा कर सकते हो जो इन्होंने किया। ये सभी चीज़ आज बातें हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला मेरा आपको इसी चीज़ के लिए सवाल है कि आपने 10th में भी टॉप किया, 12th में भी टॉप किया, आपने डिग्री में भी टॉप किया, डिग्री में तो बहुत अच्छा टॉप किया, गोल्ड मेडल आया, तो ऐसा क्या आपने अलग किया? क्योंकि देखो, अभी नॉर्मली आप 10th में रहे होंगे तो आपके क्लास में कम से कम 60 बच्चे रहे होंगे, 11वीं 12वीं में भी लगभग 60-70 बच्चे होते ही हैं, ठीक है, और पूरे मुंबई यूनिवर्सिटी में लगभग 600-700 बच्चे हैं, और उसमें से आप पहला रैंक निकाल रहे हो। तो ये सभी में से आपने ऐसा क्या कुछ तो अलग किया होगा ना, तभी तो आप एक रैंक ला पा रहे हो। तो आपने ऐसा क्या अपनी तरफ से अलग किया, वो हमारे बच्चों को आप बताओ, ताकि ये सुन के कुछ बच्चे वो मोटिवेशन लेके और अपने लाइफ में भी वो चीज़ इंप्लीमेंट कर पाए। तो सबसे पहले तो मैं 10th की बात बोल दूँ। 10th तो कैसा होता है कि एकदम फ्लो में जाना पड़ता है, वो स्टार्टिंग से रखना पड़ता है आपको। जो 9th के बाद जो छुट्टी मिलती है उसका यूटिलाइजेशन पूरा करना है, क्योंकि जब स्कूल चालू हो जाता है तो आपको टाइम नहीं मिलने वाला पढ़ने के लिए। तो जो स्कूल की जो छुट्टी पहले मिल जाती है 9th स्टैंडर्ड में, आपको अप्रैल में जो छुट्टी मिलती 12 तारीख के बाद से आपको स्टार्ट कर देना। रेगुलरली आपको मराठी जो भी सब्जेक्ट्स है आपके, अभी जो महाराष्ट्र बोर्ड है वहाँ पे मराठी सब्जेक्ट होता है, वहाँ पे का एक लेसन पढ़ लो, हिस्ट्री का एक लेसन, मतलब एक दिन एक एक लेसन पढ़ते हो हर एक सब्जेक्ट का। जैसे आज मराठी पढ़ लिया तो कल वो कर लेना दूसरा सब्जेक्ट, जैसे हिंदी हो गया, मराठी हो गई, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, ऐसे अल्टरनेट डेज आप प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैथ्स का प्रैक्टिस। मैथ्स ऐसी सब्जेक्ट है जो बिना प्रैक्टिस के नहीं चलता, तो आपको उसका रेगुलरली 1 आवर भी दिया ना आपने, रेगुलरली 1 आवर भी दिया आपने, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो उसमें। और उसी के साथ आप ये इस तरीके से आप रेगुलरली मैनेजमेंट करके आप है ना अच्छा स्कोर निकाल सकते हो। और हाँ, आंसर लिखने का एक तरीका होता है,
अब आंसर कैसे लिखा जाता है, एक सब टॉपिक होता है, उसके अंदर सब टॉपिक होता है और उसके अंदर पॉइंट्स वाइज हम लोग आंसर लिखते हैं। इस तरीके से आपको आंसर्स भी लिखने हैं। मैथ्स में ऐसा नहीं चलेगा, मैथ्स में तो आपको प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा। ज्योमेट्री पार्ट में कैसा होता है कि आपको एक सिस्टमैटिकली लिखना पड़ता है, जिसमें आप हर एक स्टेटमेंट का आपको रीज़न देना पड़ता है कि अगर ये स्टेप कहाँ से लाया आपने, तो ये एक स्टेप आप अगर फॉलो करेंगे तो आप 10th में तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब 11th 12th में आते हैं, अगर स्कोर करना है, सिर्फ स्कोर करना है, तो आप इन्हें क्या कर सकते हैं, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर निकाल के देख सकते हैं कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। सेम फंड आप इंजीनियरिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मेरा 12th स्टैंडर्ड में मेरा केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक था और वीक होने के बावजूद मुझे 12th में 84 मार्क्स थे केमिस्ट्री में। तो वो कैसे किया मैंने, हमारे यहाँ पे एक पब्लिकेशन आती है उत्तम पब्लिकेशन करके, वहाँ पर ना उसमें एक पूरा क्वेश्चन पेपर का सेट आ जाता है। उसमें 13 क्वेश्चन पेपर्स थे, मैंने पिछले साल के पूरे मिला के मैंने 13 क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लिया था, क्योंकि क्वेश्चन हर बार रिपीट होने वाले। बस एमसीक्यू की दिक्कत थी, और एमसीक्यू और एक न्यूमेरिकल का मेरा जो मार्क्स कट गया था वो उसकी वजह से कटा था। तो आप एमसीक्यू और न्यूमेरिकल के लिए आप टेक्स्ट बुक रीडिंग कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल को तो प्रैक्टिस ही करना पड़ता है। तो एमसीक्यू के लिए टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी है, और क्वेश्चंस के लिए आपको पिछले ईयर के, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं, एटलीस्ट 5 ईयर के। और आपने अगर 10 पेपर भी कर लिए तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो सारे सब्जेक्ट्स में, इवन मैथ्स में भी। और उसके बाद आता है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग तो यही है, हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक है ना क्वेश्चन पेपर को एक स्कैन कर लेना है अच्छे तरीके से, जितने भी क्वेश्चन पेपर, जैसे 10 क्वेश्चन पेपर मैंने बोले, 5 सारे क्वेश्चन पेपर निकालो, अच्छे से हो जाएगा। और बात रही, अब आपने क्वेश्चन पेपर निकाल लिए, देख लिए, तो ऐसा नहीं होगा, आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मेरा क्या था कि मैं है ना कभी भी कॉलेज में बंक नहीं करता था और अपसेंट भी नहीं रहता था। मेरे फर्स्ट ईयर से आप देखेंगे तो 100% मेरी अटेंडेंस होती थी। और इसी तरीके से अगर आप फुल अटेंडेंस रखेंगे और नोट्स प्रॉपरली कॉलेज के भी बनाएंगे और रेगुलरली आपको पढ़ाई करना है, क्वेश्चन पेपर निकाल के, बस आप अच्छा स्कोर कर सकते हो और कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे लगता है यहाँ तक। तो जैसा कि आपने सुना होगा, काफ़ी अच्छा था कि आपको अगर मतलब जो भी करना है ना, उसके पीछे का जो लॉजिक होता है, अगर आप वो लॉजिक के हिसाब से फॉलो करोगे, चाहे आपने साइंस के बारे में बताया, ज्योमेट्री बताया, और मैं भी अक्सर हमारे बच्चों को मैं बताता रहता हूँ अलग अलग चीज़ों के बारे में, लेकिन आज आपके साथ इसलिए बताया क्योंकि एक मुंबई यूनिवर्सिटी का टॉपर बताएगा तो थोड़ा और जोर पड़ेगा आप लोग को। लेकिन एक और चीज़ है कि इतने सारे चीज़ें हम मैनेज करते हैं, तो अभी हमने किया, बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं अलग अलग तरीके फॉलो करते हैं। आपने कैसा तरीका फॉलो किया, मतलब अपने माइंड को कैसा ट्रेन किया, ठीक है ना, मतलब कि यार मुझे करना है, तो कैसे आया वो सब चीज़ माइंड में, तो हम कैसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं उसको। कैसे आया मतलब, देखिए पहले बार तो जब मैंने यूनिट टेस्ट दिया था ना फर्स्ट ईयर का इंजीनियरिंग में, तो स्कोर 12th तक तो ठीक था, चलो मैनेज कर लेते, क्योंकि वो कन्वेंशनल ही वो हमारा बैकग्राउंड है, उस वैसे ही पढ़ाई करनी है। लेकिन इंजीनियरिंग थोड़ी सी अलग हो जाती है, वहाँ पे हमको ना अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तो यूनिट टेस्ट में, मेरा पहले यूनिट टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं था, मैं डर गया था। तो अब क्या हुआ कि फिर मैंने सर लोग से भी बात करने लगा, सर कैसे करना। तो जब बात करना चालू किया तो सर लोग ने मुझे ऐसा बोला कि रेगुलरली प्रैक्टिस कर, कुछ यूट्यूब पे वीडियो है वो देख। सबसे पहले हार्डेस्ट टॉपिक जो मुझे लगा था मैकेनिक्स लगा था, जो फर्स्ट ईयर का मैकेनिक्स सबको डरा देता है, सबकी वाट लगा देता है, ऐसे बोल भी सकते हैं। लेकिन कैसा, जब आपने एक बार उठाया ना, सॉल्व करना चालू किया खुद से, आप क्लास के भरोसे पे नहीं रह सकते जो क्लास में पढ़ाया जाता, लेकिन जब तक रह सकते ऐसा नहीं है, लेकिन आपको एक बार पेन हाथ में लेना है, खुद से सॉल्व करना है, फिर आपको आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंड ईयर में जब आता है सॉम भी मैकेनिक्स का भाई है, वो भी वाट लगा देता है, तो उसको भी आपको सिमिलरली पढ़ना है। मेरे हिसाब से सॉम तो उससे ईजी है। तो इस हिसाब से आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे ना हर एक चीज़ की, आपको ही खुद से करना है, हर कोई आपको हर चीज़ को लेके गाइड नहीं करने वाला। तो आप अपने माइंडसेट अपने हिसाब से बनाइए और रेगुलरली प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, और ऐसे आप स्कोर कर सकते हैं मेरे हिसाब से। यस, हाँ, मतलब अगर इस प्रकार से आप चीज़ें अगर फॉलो करते हो तो डेफिनेटली, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, अभी नौशाद जस्ट इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ है, 2 साल हो गए ना, एक साल हो गए इंजीनियरिंग कंप्लीट किए, तो अभी आपको इंजीनियरिंग के बारे में ज़्यादा बता रहा है। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं वो मेनली कैसा 10th तक के है, 12th के है, तो मतलब आप 10th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे कोई भी चीज़ में हो, मतलब स्ट्रैटेजी जो होती है ना वो सेम होती है लगभग। सब्जेक्ट्स अलग हो सकते हैं, जो न्यूमेरिकल्स वाले हो सकते हैं या फिर थ्योरेटिकल हो सकते हैं, लेकिन जो तरीका होता है, जो स्ट्रैटेजी होता है, वो लगभग सिमिलर ही होता है, ठीक है। तो इसी बीच में एक और यहाँ पे मेरे मन में सवाल आता है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स थे हमारे इंजीनियरिंग में, चाहे आपने 10th में भी टॉप किया, चाहे वो 12th में भी टॉप किया, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे, टाइम स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहती थी, मतलब सुबह पढ़ना, दोपहर पढ़ना, रात को पढ़ना, कैसे पढ़ते थे, टाइम टेबल आपने कैसे बनाया था। मैं 10th के बारे में पहले बता देता हूँ। 10th में मैं एक राज बता दूँ, मैं 10 रात में 10 बजे के बाद कभी मैंने बुक ही नहीं छुआ। मैं दिन में ही पढ़ता था। और मराठी सब्जेक्ट मुझे सबसे ज़्यादा हार्ड उस टाइम पे लगता था, तो मैं क्या बोलता था, पप्पा है ना मेरे रोज़ सुबह न्यूज़पेपर डालने जाते थे मॉर्निंग में, तो मुझे मॉर्निंग में 4:30 बजे वो उठा देते थे, 4:30 से 6 बजे तक मैं एक लेसन लर्न कर लेता था। उसी के साथ जब स्कूल से आया
स्कूल से आने के बाद स्टार्ट कर देते थे पढ़ाई, मतलब 2 बजे बैठना, शाम के 6 बजे तक उसको पढ़ना, 6 से 8 9 10 बजे तक भी कभी कभी ट्यूशन चलता था। ट्यूशन में भी हम लोग अच्छा खासा पढ़ लेते थे। फिर 10 बजे के बाद मैंने कभी बुक ही नहीं छुआ। घर पे आने के बाद मैं बस ट्यूशन वाले भैया मुझसे पूछते थे आज कितने बजे तक पढ़ा, तो मैं बोल देता था 12 बजे तक पढ़ा। लेकिन मैंने आज तक मैंने सच बोल रहा हूँ 10 तक मैंने 10 बजे के बाद बुक नहीं छुआ था। तो ये 10 तक का हो गया। 11 12 तो 10 बजे के बाद फिर सो जाते थे। 10 बजे के बाद हाँ, घर में सब लोग ही सो जाते थे। थोड़ा बहुत टीवी भी देखा और फिर सो गए। लेकिन लोड बहुत था दिल में, मतलब ऐसा रहता दिल दबा हुआ है कि डर लगता था ऐसा। हाँ, 10 स्टैंडर्ड में मुझे बहुत डर लगता था कि कैसे चलेगा, कैसे होगा। तो 10 स्टैंडर्ड इसकी वजह से मेरे बाल भी वाइट हो गए थे स्ट्रेस की वजह से। तो ये सब चीज़ें थी। 10th तो चला गया। 11th एकदम इन्जॉय किया। 11th में बहुत ज़्यादा मज़ा किया। 12th में थोड़ा सा फिर लास्ट में लोड आने लगा कैसे होगा। तो 12th भी ऐसे धीरे धीरे करके निकाल लिया। इस तरीके से मैनेजमेंट 12th तक हो गया। इंजीनियरिंग में थोड़ा सा असाइनमेंट लिखना रहता है हमारा। असाइनमेंट्स इतने सारे हो जाते हैं ना, तो कि इतनी चाड़ी बुक भर जाती है। तो इसको भी मैनेज करना इंपॉर्टेंट था। तो जब भी हमको असाइनमेंट मिलता था ना, उसको रेगुलरली कर लो। मतलब जब आज मिला तो आज, टाइम मिले तो आज निकाल दो, नहीं तो इस वीक के अंदर तो निकाल ही देना। ठीक है, जब एग्ज़ाम आता है ना, जब सबमिट करने की बारी आती है तो दिक्कत आ जाती है। वहाँ पे फिर लोग रात भर जाग के फिर लिखने लगते हैं, फिर वो मैनेज नहीं हो पाता। तो आपको जब भी असाइनमेंट मिलता है उससे वहाँ पे कंप्लीट करना है, कोई भी फील्ड में हो। अभी तो इंजीनियरिंग की बात चल रही है, इसलिए इंजीनियरिंग की बात बोल रहा हूँ। और बात रही एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम के लिए भी आपको रेगुलरली पढ़ना है। हमको हमारे टाइम पे एग्ज़ाम के पहले 14 दिन का गैप मिलता था। और मैं और मेरा फ्रेंड अनिकेत था, मैं और मेरा फ्रेंड हम दोनों साथ में बैठते थे और 7 दिन के अंदर हम लोग पहले मैथ्स को कंप्लीट करते थे। पहला 7 दिन जो मतलब स्टार्टिंग के 14 दिन मिले हमको, उसमें हम लोग ने क्या किया, कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ लिया थोड़े 2 दिन करके पढ़ लिए। बाद में हम लोग ने क्या किया, लास्ट के जो 7 दिन बचते थे उसको से मैथ्स निकालते थे। हमारी कुंभोजकर इतनी जाड़ी बुक, 7 दिन के अंदर हम लोग पूरी बुक को कंप्लीट कर देते थे। और एक दूसरे को हम लोग क्वेश्चन पूछ के साथ में बैठने का, साथ में सॉल्व करने का, दोनों एक दूसरे से रेस लगा देखते पहले कौन करता है। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो ये मैथ्स तो मेरा हिसाब से निकल जाएगा। और बाकी सब्जेक्ट भी ऐसे ही निकाल सकते हैं आप। और उसका मेरे दोस्त का तो फील्ड ही चेंज हो गया, तो फिर सेकेंड ईयर से फिर हम लोग सेपरेटली थोड़ा पढ़ने लगे। मैथ्स थोड़ा सा सेम था तो साथ में कर लेते थे। और फिर उसके बाद सेकेंड थर्ड ईयर में कैसा था कि स्टार्ट करता था मैं सुबह न्यूज़पेपर डाल के आया, वो तो रेगुलरली का था। उसके बाद आने के बाद नाश्ता वाश्ता करके जब मैं 10 बजे बैठता था, दोपहर में खाना खाने के लिए 1 घंटा उठता था। उसके बाद फिर बैठा, रात में डायरेक्टली 9 बजे उठा खाना खाने के टाइम पे। बस ये रेगुलरली रूटीन होता था। एग्ज़ाम के टाइम की बात हो रहा है। बाकी रेगुलर बेसिस पे जैसे कॉलेज से आए, कॉलेज से आने के बाद तो वो तो थोड़ा बहुत रेस्ट, इसके बाद ट्यूशन वगैरह बाद रात में बस आधा 1 घंटा आप भी पढ़ लेंगे ना, 1 घंटा भी दिया ना रेगुलरली, तो भी आप मैनेज कर सकते हो मेरे हिसाब से। यही तो मतलब इन शॉर्ट अगर बात करूँ तो ज़रूरी नहीं है कि आप देर रात तक जग के पढ़ाई कर रहे हो या फिर एकदम अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ाई कर रहे हो तो ही आप बन सकते हो टॉपर। ऐसा नहीं है, सबका रहता है। देखो मैंने भी कई सारे JR टॉक्स पे वीडियो बनाए हुए हैं कि आपको सुबह उठना चाहिए, बिल्कुल सुबह उठना चाहिए, लेकिन आपका नींद भी पूरा कंप्लीट हो जाए और आपका जो टास्क है वो भी कंप्लीट हो जाए, इस प्रकार से उठो। और ऐसा मत करो कि आप डेली सुबह उठ रहे हो और आपका नींद सैक्रिफाइस हो रहा है और आप वो काम भी नहीं कर पा रहे हो। तो वो सब चीज़ मैनेज करने आना चाहिए। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका मेंटालिटी किस प्रकार का है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं शायद जो जल्दी पढ़ पाते हैं, 2 घंटा पढ़ाई किया मतलब पूरा पढ़ाई लिया हो गया। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो 4-4 5-5 घंटा पढ़ते हैं लेकिन उनका पढ़ के नहीं होता है, ऐसे भी होते हैं। तो आपका मेंटालिटी किस प्रकार का है, ग्रास्पिंग पावर कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी एक आखिरी सवाल पूछूंगा। ये जो पॉडकास्ट है ऑलमोस्ट बहुत अच्छा चला, लेकिन एक आखिरी सवाल है और भी कुछ थोड़ा बातें करेंगे हम लोग कि मोस्टली हमारे जो व्यूवर्स है वो स्टूडेंट्स है, मतलब बिलो 10th और 12th हो सकते हैं और कुछ हो सकते हैं थोड़े बड़े भी हो। तो अभी स्टूडेंट है, उनको टॉप करना है, या फिर आप जब स्टूडेंट थे तो आप एज ए स्टूडेंट उनको क्या मतलब एडवाइस करना चाहते हो कि आपको टॉपर बनना है या फिर आप बहुत अच्छे मार्क्स निकालने हैं, या फिर लाइफ को लेके, जो पढ़ाई को लेके जो चीज़ें हैं, आप अपना क्या राय और सजेशन देना चाहते हो हमारे बच्चों को? सबसे पहले तो आप कंसिस्टेंसी रखिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए कि किस टाइम पे क्या करना है। तीसरी चीज़ कि आपको पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है, क्योंकि कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता पढ़ना क्या है और बस बुक लेके बैठे रहता है। तो आपको सबसे पहले पता कर लेना है क्या पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चंस देख लेना है और उसके हिसाब से आपको आपका आंसर रेडी करना है, क्योंकि हमेशा हम लोग को आंसर रेडी करके नहीं मिलते। खुद क्वेश्चंस के आंसर हमें खुद से भी प्रिपेयर करने होते हैं। अब साइंस वगैरह में हम लोग खुद से आंसर प्रिपेयर कर रहे हैं और बच्चे को खुद को पता नहीं आंसर लिखना है कैसे। तो सबसे पहले आप आंसर को लिख लो और कोई आपका बड़ा भाई या फिर टीचर्स वगैरह रहेंगे उनको पूछना, सर ऐसे लिखूंगा तो चलेगा क्या? समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो उस हिसाब से आपको पॉइंट्स को मैनेज कर लेना और वही हिसाब से आपको एग्जाम में लिखना है। बस स्कोर करना कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए उसमें लिखना है क्या है। ठीक है, तो देखो ऑलमोस्ट मतलब बात वही है कि अगर आप स्कोर करना चाहते हो, और मेन बात क्या होता है, देखो लाइफ में स्कोर करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको लाइफ को एक शेप देना है।
करेक्ट है, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो शायद 10th में टॉपर रहे होंगे लेकिन 12th में गायब हो गए, मतलब पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ गए। और इवन मेरे बहुत सारे ऐसे पहचान में और मेरे पुराने स्टूडेंट्स, मेरे कुछ पर्सनल फ्रेंड्स जो थे जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर किए लेकिन आज के डेट में उनका नामो निशान नहीं है। तो उस चीज़ को आगे लेके जाना, जैसे पहला पॉइंट का है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई में अच्छा रहना है, कंसिस्टेंसी का मतलब ये होना है कि अगर आप एक टॉपर हो तो आपको टॉपर की जो लीगेसी है ना उसको कंटिन्यू करनी है। कि जैसे नौशाद ने किया कि 10th में अच्छे मार्क्स लाए, 10th में टॉपर बने, 12th में भी अच्छे मार्क्स लाए, टॉपर बने, और वही लीगेसी को आगे लेके गए और डिग्री में भी उन्होंने और अच्छा लाया, जो कि गोल्ड मेडल लाया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और शायद आगे जाके अगर आप मास्टर्स डिग्री कर रहे हो, आई डोंट नो आपका प्लान क्या है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा अभी थोड़ी देर में कि यानी कि देखो मेरा अभी बोलने का जो ये मतलब था, ये मेन क्या होता है कि आपको अपने लाइफ को पहले शेप देना है, किस प्रकार आपको पढ़ना है वो आपके माइंड में होना चाहिए, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, वो सभी चीज़ अगर आप तैयार करके चल रहे हो तो आपको जो पढ़ाई है तो बहुत ईजी लगेगी और डेफिनेटली आप उसके आगे जाओगे। एंड आखिरी सवाल मेरा यही है कि आपने अभी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली, तो अभी आप फिलहाल क्या कर रहे हो, ठीक है, और आगे जाके आपका क्या अप्रोच है लाइफ को लेके, आप कैसे मतलब जा रहे हैं, आपका गोल क्या है आगे जाके, मतलब आपको क्या करना है, आप आगे मास्टर्स की तैयारी कर रहे हो कि नहीं, क्या करने वाले हो, ये आखिरी सवाल है, उसके बाद हम ये पॉडकास्ट को एंड करेंगे। सो करेंटली आई एम वर्किंग एज ए टीचर इन ए स्कूल, जहाँ पे मैं बच्चों लोग को अभी भी गाइड कर रहा हूँ। मतलब इन शॉर्ट टीचिंग का आपको इंटरेस्ट है? टीचिंग का इंटरेस्ट है, तो मैं प्लान तो यही कर रहा हूँ कि मैं एज ए टीचर वर्क करूँ, बट समटाइम्स कैसा होता है कि दिल में रहता है कि कुछ और चीज़ें भी करनी है। तो मैंने पहले MBA का प्लान किया हुआ था, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको भी लेके चलूँ। मैंने एग्ज़ाम्स के फॉर्म वगैरह भरे, प्रिपरेशन चालू है, तो मैं चाहता हूँ कि साइड बाय साइड उसको भी कंप्लीट करता जाऊँ। और मैं मेरा जो दिल से जो मुझे पसंद है, मतलब बोलते नहीं कि एक दिल में चीज़ें रहती जो करनी है, वो मेरी टीचिंग है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ाना, और बस यही बढ़ना तो आगे सबको है कि नहीं। और जॉब में इतना इंटरेस्ट नहीं है मुझे, इसलिए मैं थोड़ा सा ये जो चीज़ें उनको अवॉइड कर रहा हूँ, जैसे कि अपने कंपनीज़ वगैरह में वर्क करना मुझे पसंद नहीं है। तो बस यही, और कुछ नहीं। मतलब एंड टू एंड, मतलब अभी आप वो वर्किंग एनवायरनमेंट में जो कंपनीज एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का जो मेन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का जो सेक्टर होता है, जैसे मैंने भी जॉब किया हुआ है, तो वो थोड़ा सा इन्वायरमेंट हर एक को सूट नहीं होता है, क्योंकि उसमें आपको जहाँ पे वो चीज़ बनती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, चाहे वो आयरन इंडस्ट्री हो, स्टील इंडस्ट्री हो, एंड ऐसे बहुत सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ होती है, तो शायद बहुत सारे लोगों को वो चीज़ नहीं लगता है। और मुझे ऐसा लगता है नौशाद का भी शायद वही मानना है कि फ़िलहाल में अभी उसको इंटरेस्ट नहीं है, आगे जाके एंड डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो अच्छा बेटर होएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं फिर, इसी के साथ हमारा ये जो पॉडकास्ट है उसको एंड करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लगा, आज बहुत सारी बातें की आज हमने नौशाद से, जो कि मेरा स्टूडेंट ही है एक तरीके से, और बहुत सारी पुरानी बातें भी हमने डिस्कस की है। पॉडकास्ट के पहले भी हमने बहुत सारी बातें की है, ठीक है, स्कूल लाइफ के बारे में आपको बताया, कॉलेज लाइफ के बारे में, इंजीनियरिंग लाइफ के बारे में, और टॉपर बनने के एक पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बताया कि कैसे आप कंसिस्टेंसी प्लस आपको पता होना चाहिए। ये सभी चीज़ उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने लाइफ में हेल्प करेगा, ठीक है। और हम ऐसे ही बहुत सारे और भी पॉडकास्ट आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। आज तो हमारा पहला नए तरीके से पॉडकास्ट जो हमने लाया आज नौशाद है, एंड ऐसे बहुत सारे और भी काबिल गेस्ट हमारे साथ आएंगे, हो सकते हैं कुछ बड़े बड़े लोग भी हो जाए, ठीक है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग से बस यही एक लास्ट में एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हमारा पॉडकास्ट है, ठीक है, ये आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करो, क्योंकि भले ही दिखने में सिंपल सा हमने सेटअप लगाया हुआ है एंड बाकी हर चीज़ सिंपल है, लेकिन इसके पीछे जो हम लोग का नॉलेज प्रोवाइड करने का जो थिंकिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा डीप है। इसका जो रूट है ना, जड़ें जो है ना, वो बहुत डीप तक गई हुई है। और उम्मीद करता हूँ कि आज जो भी बातें हमने एक दूसरे के साथ शेयर की है, आपसे शेयर की, आप तक पहुँचाई है, उम्मीद करता हूँ कि अपने लाइफ में आप जब सोचोगे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा उससे, ठीक है। तो चलो, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। बहुत जल्दी आपके सामने एक और नया लेके आएंगे हम लोग पॉडकास्ट। तब तक के लिए मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। एंड नौशाद, लास्ट वर्ड्स? थैंक यू सो मच गाइज। तो चलते हैं, जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू पॉडकास्ट में। बाय, गुड बाय, टेक केयर।